जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। किसने रचना की है दोस्तों? तो तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। किसने? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास। अगर बात की जाए ये क्या है, तो ये एक जो है चर्चित महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इन चीजों को आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बारे में कुछ और बिंदुओं पर बात करना चाहें तो ये भी हो सकता है कि इसकी रचना कब हुई थी। इसकी रचना का जो वर्ष पूछा जा सकता है दोस्तों, 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब? 1574। अगर बात करें इसकी रचना में कितना समय लगा था, तो समय की अगर बात करें दोस्तों, समय जो 2 वर्ष का आपका लगा था, 7 महीना और 26 दिन। कितना? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का इसमें समय लगा था। अगर पूछा जाए इसकी रचना कहाँ कहाँ की थी तुलसीदास जी ने, तो आप लोग बता सकते हैं काशी, चित्रकूट, अयोध्या, 3 जगह इसकी रचना हुई थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इन महत्वपूर्ण जो बिंदु मैंने लिखवाए हैं इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या। स्वर वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं हिंदी भाषा में? तो आ से लगाकर दोस्तों, आ से लगाकर अव तक के जितने भी होते हैं वो आपके स्वर ही होते हैं। आ से लगा के अव तक के वर्ण आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। गिनेंगे अगर आप लोग इनको लिखकर तो इनकी संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? देख लीजिएगा, व्यंजन पूछ रहा है दोस्तों। व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? का वर्ग आपका होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। इनके 5 5 सभी अक्षर जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ से आपके हो जाएंगे 25, प्लस 4 आपके अंतस्थ, यानी कि या, रा, ला, वा, ये 4 आपके व्यंजन होते हैं। प्लस उसमें जो आपके होते हैं तीनों सा प्लस हा, ये भी 4 होते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पर आपके? जो 33 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके हैं, इनसे संबंधित बहुत ही जो अन्य टॉपिक, अन्य जो बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको भी साथ में मैं नोट करवा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर दोस्तों पता ही होगा, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? हर्ष स्वर जो होते हैं, एक मात्रा वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ये। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दो मात्रा वाले जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इनमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है बोलने में। तो बड़ी ई यहाँ पर जो है आपका, यही क्या है? दीर्घ स्वर है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? अनुनासिक। जहां पर दोस्तों अनुनासिक की बात करें, वहां पर आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, अनुनासिक की जो पहचान होती है वो ये है, चंद्रबिंदी। क्या है दोस्तों? चंद्रबिंदी। जहां पर भी आपको चंद्रबिंदी दिख जाए वही आपका आंसर होगा। अनुनासिक के आगे आप लोग इसका निशान लगा सकते हैं। ये चीज हर एक जो आपका टॉपिक है क्लियर होता हुआ चलेगा दोस्तों। तो ये तो इसमें अंग बिंदी ये भी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत स्वर है? समृत स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? समृत स्वर जो आपके होते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नोट्स के तौर पर आप लोग छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यही आपके क्या हैं? समृत स्वर 4 होते हैं। याद कर लेंगे आप लोग। ये जितने भी स्वर हमने लिखवाए चारों यही समृत स्वर होते हैं। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा है, तो छोटी ई होता है। छोटी ई यहाँ पर आपको मिल गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहा, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं देख लीजिएगा। इसको तोड़ लीजिएगा पक्षी को। पक्षी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बना होता है। तो पक्षी को अगर पा को हम लोग पहले तोड़ेंगे तो
पा, बोलिएगा पा, पा के पीछे आ का जो है सहयोग हो रहा है, तो यानी कि आ भी इसमें सम्मिलित है, तो प्लस आ हम लोग लिखेंगे। अगर प्लस आ लिखेंगे तो यहाँ पर हल चिन्ह जरूर लगाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पा हल चिन्ह प्लस आ प्लस छी है, तो का से इसका अनुवाद होता है का हल चिन्ह प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा सा, उसके आगे बड़ी ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा बड़ी ई। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं पक्षी को। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी गई है। किसकी, व्यंजन वर्णों की। तो व्यंजन आपका पा है, व्यंजन आपका का है, व्यंजन आपका ये वाला सा है। तो 3 व्यंजन वर्ण यहाँ से निकल के आए। आ आपका स्वर के अंतर्गत आता है, बड़ी ई भी स्वर है, तो ये 3 व्यंजन है। तो इसमें कितने व्यंजन है दोस्तों, इसमें आपके 3 व्यंजन हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। दोस्तों ये अंग जो और आह, अंग और आह ये आपके आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आयोग वाह, आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं ये आपके आयोग वाह। जिसमें से अगर अंग की बात करें दोस्तों, अगर अंग की बात करें तो वो आपका जो है अनुस्वार है। ये क्या है, अनुस्वार। पूछा जाए अंग क्या है, तो अनुस्वार जो है, अंग का प्रयोग अनुस्वार में होता है। आह का जो प्रयोग है वो विसर्ग में होता है। वो किस में होता है, विसर्ग में। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका है। ये देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा की पहचान ये होती है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, जिन शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दशा भाव स्वभाव धर्म आदि का बोध होता है वहीं पर भाववाचक संज्ञा होती है। वहीं पर क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन शब्द से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण दशा भाव स्वभाव धर्म आदि का बोध होता है वहीं पर भाववाचक संज्ञा होती है। अगर उदाहरण की बात करें तो दया क्रोध लड़कपन मनुष्यता ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, बीमारी। वो क्या है, बीमारी। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है भैया, पुल्लिंग शब्द इसमें बताना है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है देख लीजिएगा। रचना कैसा है, पुल्लिंग है कि नहीं, इसको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे एक सेंटेंस बना लीजिए, इससे आप एक वाक्य बना लीजिएगा। इससे एक वाक्य बनाएंगे तो सामने निकल के आ जाएगा ये क्या है। तो अगर वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यह रचना जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ये जयशंकर प्रसाद की है, तो क्या हुआ, ये जो है स्त्रीलिंग है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। का है अगर होता तो पुल्लिंग हो जाता। तो प्रार्थना है तो प्रार्थना में भी लिख सकते हैं सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए, तो करनी चाहिए यानी कि ये क्या है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है, तो ये भी गलत हो गया। पत्र को अगर हम चेक कर लेंगे तो उसने पत्र को लिखा, उसने पत्र को लिखा, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है, यही आपका पुल्लिंग है। आज्ञा को चेक कर लेंगे तो हमें अपने बड़ों से, अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। की का मतलब होता है ये भी स्त्रीलिंग है। तो चलिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें भी पूछा जा रहा है पुल्लिंग कौन सा है। तो घास को अगर हम लोग चेक करेंगे, घास से सेंटेंस बना लीजिएगा, घास हरी है, घास क्या है, हरी है। इसको नहीं लिख सकते हैं कि घास हरा है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग है। आय, तुम्हारी आय कितनी है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। एक सेंटेंस बना लेंगे, हर एक शब्द से तुरंत पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तुम्हारी आय कितनी है, ये नहीं कह सकते तुम्हारा आय कितना है, तो व्यय, इसको भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारा व्यय कितना है, तुम्हारा व्यय कितना है। तो ये आपके सामने क्या निकल के आया, कितना है, यानी कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम्हारा व्यय कितनी है।
अब देखिएगा नहर को चेक कर लीजिएगा, तो नहर चौड़ी है अगर कहा जाए तो चौड़ी है, ना कि नहर चौड़ा है। तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, वही इसका राइट आंसर है। चलिएगा आप देख लेते हैं, वचन किसका बोध कराता है। देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है वचन किसका बोध कराता है, तो वचन जानते ही होंगे आप लोग, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। बहुवचन यानी कि अनेक, एक वचन यानी कि एक। तो प्राणी होगा या कोई वस्तु होगी तो उसके एक या अनेक होने का बोध कराता है, वही होता है वचन। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन में, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम देखिएगा, सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम वही है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा, ये लीजिएगा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वही आपका सर्वनाम कहलाता है। तो यही संज्ञा के स्थान पर मैं प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि वो वहां जाता है, तो उसके लिए वही कह दे कि मैं वहां जाता हूं, तो वही चीज हो गई ना। तो संज्ञा के स्थान पर चाहे किसी के नाम को लिख सकते हैं, चाहे वो खुद कह सकता है कि मैं वहां जाता हूं। तो संज्ञा के स्थान पर मैं को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, हम के नीचे है आपका रेखांकन। तो यही पूछा जा रहा है, रेखांकित पद कौन सा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसका जो रेखांकित पद है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सर्वनाम है। क्या है, एक सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर लगाया गया है, तो ये एक सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, जो कि स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर लगाया जाता है, स्त्री या पुरुष के स्थान के नाम पर लगाया जाता है, इसीलिए ये एक सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, ये सब जो है आपके। ये लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक सकर्मक क्रिया आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकर्मक क्रिया की पहचान होती है दोस्तों, इसका जो फल है, इसका फल डायरेक्ट जो है किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है इसका फल। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, जैसे कि राम घास काटता है, तो इसका फल किस पे पड़ा, राम पे नहीं पड़ा ना, घास काटता है, इसीलिए बोता है। किस चीज को बोता है पता नहीं, धोता है, तो इसका फल डायरेक्ट कर्ता पे नहीं पड़ा है। अब यहाँ पर इस पर चेक करेंगे, तो रोता है, यानी कि राम रोता है, तो इसका फल किस पे पड़ा, डायरेक्ट राम पर पड़ा है, इसलिए यही एक अकर्मक क्रिया है, रोना। रोना, सोना, जागना, ये सभी जहां पर दिख जाएं वहां पर आप लोग कहेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। चलिएगा ये लीजिएगा, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है दोस्तों, इसकी जो पहचान आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया की, कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है। तो इसकी जो पहचान दोस्तों होती है, वो होती है आ, ना, या। तो ये चीजें लास्ट में दिख जाएं तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। लेकिन इतना भी नहीं याद करना है, तो मैं और चीज आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। इससे अगर एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, तो इस सेंटेंस में दो या दो से अधिक लोगों की वो हो जाएगा, लगेगा कि इसमें दो या दो से अधिक लोग हैं, सिंगल पर्सन नहीं रहेगा, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि देख लीजिएगा, राम चलता है, यानी कि यहाँ पर एक है, तो कह दो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। राम पढ़ता है, नहीं है, जगाना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बनाएंगे तो कोई भी सेंटेंस बना लीजिएगा, वह उनको जगाता है, तो दो लोग हो गए ना, वह श्याम को जगाता है, वह उन सभी को जगाता है, दो या दो से अधिक लोग इसमें हो जाएंगे। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें एक पर्सन नहीं रहेगा, पर्सन दो या दो से अधिक जरूर हो जाएंगे। तो वह बदलता है, तो इसमें भी वही है कि वह बदलता है, तो एक ही लोग रहेंगे। तो वह जगाना, यानी कि वह जगाता है। खिलाना, पिलाना, सुलाना, तैराना, हंसाना, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया
हो जाएंगी, जिसमें कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। और जो मैंने बताया उससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके जो पहचान चिन्ह है वो लास्ट में ना या आ लग जाएगा, तो वो आपके जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगे। चलिएगा, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है, पता है कि नहीं? तो कर्ता ने, कर्ता ने क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता की पहचान होती है ने, कर्म को, कर्म को, तो ने पूछा जा रहा है तो ने किसका है? कर्ता का। ये लीजिएगा, निम्न में से किसी वाक्य में संप्रदान कारक है। किसी वाक्य में संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक का जो पहचान होता है वो क्या होता है दोस्तों? जब किसी के लिए, लिख लीजिएगा, जब, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग डेली देंगे तो हर एक चीज आपकी धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। जब कोई कार्य, कोई कार्य किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए किया जाए, के लिए किया जाए, वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहां पर चेक कर लेंगे, वह घर स्टेशन से बहुत दूर है, बिल्कुल गलत। राम घर पर सो रहा है, बिल्कुल गलत। निसार खेलता है, बिल्कुल गलत। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो निर्धनों के लिए हो रहा है, और इसकी पहचान यही है, जब कोई कार्य किसी दूसरे के लिए हो तो क्या होता है? संप्रदान कारक। क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो पहचान है दोस्तों वो को, के लिए, के लिए, हेतु, ये सभी वर्ड आ जाएंगे अगर, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसमें जो है वाक्य में संप्रदान कारक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। चुका था यानी कि क्या हो गया इसमें? मैं खाना खा चुका था, तो कार्य क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? सॉरी, पूर्ण यानी कि कार्य खा चुका था, तो यह पूर्ण। खा चुका था यानी कि बात पास्ट की हो रही है, तो भूतकाल, यानी कि भूतकाल। खा चुका था लग गया है तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण, पूर्ण भूतकाल इसमें हो जाएगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अब देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द जो दोस्तों है वो आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, तत्सम शब्द जो है वो नारियल है, या उपरोक्त है, तुरंत है, आलस्य है। क्या है तत्सम शब्द आपका? तत्सम शब्द जो होता है दोस्तों वो होता है आलस्य। आलस्य आपका तत्सम शब्द है। बाकी ये सभी आपके तद्भव हैं। जैसे कि नारियल तद्भव है, तो इसका अगर हम लोग तत्सम शब्द लिखें तो नारिकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नारिकेत। उपरोक्त को अगर हम लोग लिखेंगे तो उपरयुक्त लिखेंगे, तत्सम उपरयुक्त। तत्सम शब्द जो होते हैं दोस्तों संस्कृत के शब्द होते हैं। तुरंत को अगर लिखेंगे तो त्वरित लिखेंगे, तुरंत को लिखेंगे तो त्वरित लिखेंगे, ये इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। देख लीजिएगा, आंख का जो पर्यायवाची नहीं है वो दृगंब। दृगंब जो होता है वो किसका है दोस्तों? ये होता है आंसू का पर्यायवाची। पढ़े होंगे आप लोग पर्यायवाची, तो ये होता है आंसू का पर्यायवाची। बाकी जितने भी अच्छी, नयन, दृग, ये सभी आपके आंख के पर्यायवाची हैं। अब देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। संध्या और रात्रि के बीच का जो, ये देखिएगा, ये एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको पहले कर लेते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य का कौन सा सही शब्द है? व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपव्ययी। क्या हो जाएगा? अपव्ययी हो जाएगा। तो फिजूल खर्च यहाँ पर लिखा है। फिजूल खर्च का मतलब होता है आय से अधिक खर्च, आय से अधिक खर्च, आय से अधिक खर्च। मितव्ययी का अगर हम लोग देखें तो मितव्ययी का हो जाएगा कम खर्च करना, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी कहलाएगा, करने वाला। कृपण का हो जाएगा बिल्कुल जो है खर्च नहीं करता है, कंजूस, थोड़ा सा भी खर्च ना करने वाला।
कुछ भी खर्च न करने वाला, ये आपका हो जाएगा कृपण। अपव्ययी जो इसका है सही उत्तर है अपव्ययी। अब आगे देख लीजिएगा, ये संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है वो कौन सा होता है। संध्या और रात्रि के जो बीच का समय दोस्तों होता है वो आपका हो जाएगा गोधूल। क्या हो जाएगा? गोधूल। सायंकाल तो शाम को कहा जाता है। सूर्यास्त जो सूर्य के बाद का समय होता है। निशा आपका जो रात्रि का होता है वो निशा होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ पर किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद में होता है, शब्दों के अंत में होता है, तो शब्दों के बाद में। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। इसको हम लोग तोड़ेंगे तंद्रालु को, तो तंद्रालु, तंद्र प्लस आलू, तो प्रत्यय जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आलू। आलू ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि का नाम है। धातुष्मा, धातुष्मा में जो संधि है वो कौन सी है देखेंगे। धातु यानी कि ऊ प्लस ऊष्मा यानी कि बड़ा ऊ, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो बड़ा ऊ की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जब ऊ या बड़ा ऊ मिलकर बड़ू ऊ, इस तरह से ऊ प्लस ऊ बराबर यही हो जाएगा। इस ई प्लस ई या बड़ी ई प्लस ई, इस तरह के जब स्वरों का मिलान होके कोई जो है दूसरा स्वर ही बनता है तो क्या हो जाता है? वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दो स्वरों के जो मेल से होती है, जिस शब्द की उत्पत्ति